आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से प्रस्तुत है समाचार तरंग। नमस्कार श्रोताओं, समाचार तरंग के एक और नए अंक में मैं शीला चावला सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 एक नीति निर्देशक तत्व है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य अपने नागरिकों के लिए भारत के पूरे क्षेत्र में एक समान नागरिक संहिता प्रदान करने का प्रयास करेगा। हाल ही में भारत के विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी के बारे में आमजन और मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों से विचार साझा करने को कहा है। आज के समाचार तरंग में हम इसी पर बात कर रहे हैं और हमारी आज की मेहमान हैं समाज शास्त्री डॉक्टर रितु सारस्वत। डॉक्टर सारस्वत, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत है। फोन लाइन पर आप हमें बात कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और मेरा सौभाग्य है कि इस वार्तालाप में मैं हिस्सा बन पा रही हूँ। श्रोताओं, आपको बता दें कि इस चर्चा में समाचार कक्ष से मेरा साथ दे रहे हैं सुदर्शन नाहर। सुदर्शन जी, आपका भी स्वागत है। धन्यवाद मैडम। डॉक्टर रितु सारस्वत, हम सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता क्या है। मैं इस प्रश्न का उत्तर थोड़ा अलग तरीके से देना चाहूंगी। समस्या इस बात की हो रही है कि यूसीसी की चर्चा तमाम समाचार पत्रों में हो रही है और कोई भी नहीं बचा है जहाँ यूसीसी को लेकर इतना अधिक भ्रम है कि कहीं न कहीं लोग भयभीत हैं। जी, समाज में जिस तरह की भी भ्रांतियां हैं, हम उसी को दूर करने का प्रयास करना चाह रहे हैं इस चर्चा के माध्यम से। जी, तो पहले मैं ये बताना चाहूंगी, जिसे कहना चाहिए जन जन को, जो मेरे जैसा एक आम भारतीय है जिसको कानून का ज्ञान मेरी तरह से अल्प है और कहीं न कहीं वो भ्रमित हो जाता है। विशेषकर जैसे ही यूसीसी की बात आती है तो हमारी जो भारतीय परंपरा है और हमारी जो विविधताओं में एकता की बात होती है, वहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण जो मत है वो है मुस्लिम संप्रदाय। उनके अंदर ये भय व्याप्त है कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अगर ये यूसीसी लागू हो गई तो हमारा जो निकाह है वो फेरों के जैसे होगा। इस प्रकार की जो भ्रांतियां हैं, इसका दूर होना बहुत जरूरी है और साधुवाद है आपको, आपके इन प्रयासों को कि आपने ये प्रयास किया, क्योंकि आकाशवाणी की पहुंच गांव, ग्रामीण अंचलों और सुदूर इलाकों तक भी है, तो इसलिए शायद हम सबकी आवाज वहां तक पहुंच पाए। और मैं आपके माध्यम से देश के हर उस नागरिक को जो मेरी तरह से अल्प ज्ञानी है कानून के संदर्भ में, उनको ये बताना चाहती हूँ कि समान नागरिक संहिता जिसे यूसीसी कहा जाता है, वो कहीं पर भी हमारी जो परंपराएं हैं, हमारी जो सांस्कृतिक विचारधाराएं हैं, हमारी जो रस्में हैं, रीति रिवाज है, हमारा पहनावा है, उसमें कहीं परिवर्तन की बात नहीं कर रहा है। वो सिर्फ इस संदर्भ को उठा रहा है और इस कानून को लागू करने की बात कर रहा है। जो हमारा समाज से जुड़े हुए जो कानून है वो समान हो जाएं, जैसे कि विवाह से संबंधित जो हमारी वैधानिक जितनी भी नियमावली हैं, तलाक से संबंधित, संबंध विच्छेद जिसे हम कहेंगे, या बच्चा गोद लेने से संबंधित, या संपत्ति के बंटवारे से संबंधित जो कानून है, वो सारे देश में बिना किसी मत, धर्म, जाति के भेद के बगैर सभी पर एक समान लागू हो, ये उसकी बात करता है। जी मैडम, जो अभी आपने जैसी बात की कि विवाह है, तलाक है, गोद लेना, संपत्ति का बंटवारा, ऐसे सामाजिक मुद्दे हैं। जो यूसीसी है, इसकी वर्तमान परिस्थितियों में क्या जरूरत है, इसके बारे में आप बताएं। इसकी जरूरत वर्तमान परिस्थितियों में ही नहीं, इसकी आवश्यकता तो पिछले 7 दशकों से है जब भारत स्वतंत्र हुआ। दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा कि कुछ उस समय जो भी परिस्थितियां रही या पिछले 7-8 दशकों से जो परिस्थितियां रही, ये यूसीसी लागू नहीं हो पाया, जबकि इसको लागू करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत पुरजोर पैरवी की। देखिए, कोई भी समाज तब तक उन्नति नहीं कर पाता जब तक समानता ना हो, और चूंकि भारत एक लोकतांत्रात्मक व्यवस्था है, इसलिए कहीं न कहीं मन में पीड़ा होती है कि मुझ में और दूसरे में फर्क क्यों, और ये चीज
जब भ्रम या डर या शंका, ये तमाम तरह के जिन्हें आप पीड़ाएं कह सकते हैं, ये दो लोगों के बीच में भेद करती है। दो समुदायों के बीच में जब ऐसा भेद होता है तो कहीं न कहीं विरोधात्मक स्थितियां उत्पन्न होती हैं। तो इस विरोध को समाप्त करने के लिए और ये तय करने के लिए कि एक देश, एक कानून, एक परंपरा कौन सी? कानूनी, वैधानिक, जिससे समाज में एक जैसा सोच उत्पन्न हो और सबके बीच ये भाव हो कि भारत के नागरिक एक और उनके लिए सारे कानून या वैधानिक व्यवस्थाएं एक। और जब ऐसा होगा तो आत्मविश्वास एक अलग होगा और एक दूसरे के प्रति कहीं न कहीं बहुत अधिक सम्मान और सद्भाव होगा और जो बैर भाव है वो कम हो जाएगा। जी डॉक्टर ऋतु, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने भी देश में एक विधान की पैरवी की थी और जब एक तरह का समान कानून पूरे देश में लागू होगा तो व्यापक इसका प्रभाव होना है। लेकिन चूंकि मैं एक महिला हूं, उस नाते मैं पूछना चाहती हूं कि समान नागरिक संहिता को महिलाओं के अधिकारों से भी जोड़कर देखा जाता है और कहा जाता है कि इससे महिलाओं को समान अधिकार मिलने की राह प्रशस्त होगी। तो इस बारे में आप क्या विचार रखती हैं? देखिए, मैं यहाँ पर दो महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाना चाहूंगी। जितना मुझे समाज का अनुभव है और एक महिला होने के नाते, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये समान नागरिक संहिता जो बात करता है वो ये कहता है कि जो उत्तराधिकार का अधिनियम है वो, या जो विवाह से संबंधित अधिनियम है, या दत्तक और भरण पोषण से संबंधित जो अधिनियम है, ये सभी अधिनियम पूरे विश्व भर में बहुत सारे शोधों से सिद्ध हो चुका है कि जब महिलाओं को पुरुषों के समान समकक्ष अधिकार प्राप्त होते हैं और बिना किसी धर्म और जाति के भेद के जब अधिकार प्राप्त होते हैं तो उनमें आत्मसम्मान की बढ़ोतरी होती है, उनमें स्वाभिमान की बढ़ोतरी होती है और उन सबसे अधिक उनमें निर्णय लेने की क्षमता उत्पन्न होती है। मैं एक उदाहरण दूंगी कि जैसे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 का है, जिसमें आने वाले समय में परिवर्तन किए गए। 2005 में उसे संशोधित किया गया और अभी 2020 में भी सुप्रीम कोर्ट ने उसको और विस्तारित किया, उसकी पुनर्व्याख्या की। तो जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है वो ये कहता है कि पहले पर तो स्पष्ट कहता है 2020 के बाद कि जो बेटियां हैं उनका पैतृक संपत्ति पे बेटों के समान पूर्ण रूप से अधिकार है। और दूसरी बात यह है कि अगर पति की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी प्राथमिक हिस्सेदार होगी माँ के साथ, माँ और बच्चों के साथ, लेकिन प्राइमरी उसका अधिकार होगा। जबकि शरीयत एक्ट 1937 के तहत उत्तराधिकार संबंधित जो भी विवादों का निपटारा होता है, तो अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसमें उसके बेटे, बेटी, विधवा और माता पिता सबका समान हिस्सा होगा। और बेटे से आधी संपत्ति बेटी को देने का प्रावधान है और पति की मृत्यु के बाद जो उसकी पत्नी है उसे संपत्ति में 6वां हिस्सा मिलेगा। तो आप सोचिए वो हिस्सा कितना कम हो जाता है। और जब किसी महिला के पास संपत्ति नहीं होती तो उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत कम हो जाता है उन महिलाओं के कंपैरिजन में जिनके पास संपत्ति है। और मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताती हूँ जो शायद हमारे जो श्रोता हैं उन्हें जानना बहुत जरूरी है कि जिन भी महिलाओं का संपत्ति पे अधिकार होता है, चाहे वो पैतृक संपत्ति हो, चाहे वो पति के द्वारा अर्जित की गई संपत्ति हो या पिता के द्वारा की गई अर्जित संपत्ति हो, वो लड़कियां, वो महिलाएं घरेलू हिंसा का कम शिकार होती हैं, जो कि भारत में घरेलू हिंसा का शिकार होने वाली महिलाओं की संख्या बहुत आयत में है। दूसरी चीज ये कि जब महिला का संपत्ति पे अधिकार होता है तो उसका चूंकि आत्मविश्वास बढ़ता है, उसके निर्णय लेने की क्षमता अधिक होती है और जो आत्मविश्वास है वो अपने बच्चों में भी प्रतिरोपित करती है। ये तमाम तरह की रिसर्च इस बात को सिद्ध कर चुकी है कि महिलाओं पर संपत्ति का अधिकार जितना अधिक होगा उतना ही अधिक समाज में समानता होगी और उतनी ही उनकी उन्नति के पथ अग्रसर होंगे। जी मैडम, जैसा आपने अभी शरीयत कानून की बात की, हिंदू विवाह अधिनियम है, जो समान नागरिक संहिता है, इसका इन सब पे और आम जन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर हम विश्व पटल पे दूसरे देशों का अध्ययन करें जहाँ यूसीसी लागू है तो यकीनन वहाँ का समाज कहीं न कहीं सकारात्मक दृष्टि से आगे बढ़ रहा है। विशेषकर अगर हम भारत की बात करें तो जहाँ की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है और यहाँ की महिलाएं आधी जनसंख्या की हिस्सेदार हैं, तो यकीनन जब समान नागरिक संहिता मूल रूप से जो प्रभाव डाल रही है वो महिलाओं पे डाल रही है। और मैं निरंतर इस बात को रख रही हूँ पिछले
पहले जब से यूसीसी की बात हो रही है, जैसे मैंने आपको हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की बात की, वैसे हम हिंदू विवाह अधिनियम की बात करें। एक मानवीय प्रवृत्ति होती है कि जब मन के अंदर भय हो, आप ये देखिए, आप तमाम तरह की बात चाहे करें, लेकिन निरंतर ये बात आ रही थी, जब तक 3 तलाक पर कानूनी प्रतिबंध नहीं लगा, उस समय जो विशेष तौर पर इस धर्म से संबंध रखने वाली जो महिलाएं थी, उनका कॉन्फिडेंस लेवल, उनका आत्मविश्वास बहुत कम था। ठीक है, अगर महिलाओं के भीतर उस आत्मविश्वास को प्रतिरोपित करना है, उनको ये अनुभूति प्रदान करनी है कि वो बिना किसी डर के एक समान वैधानिक अधिकार प्राप्त करके, जिससे से हिंदू कोड बिल ने जो अधिकार दिए हैं हिंदू महिलाओं को, उसी प्रकार से अगर उन्हें वो अधिकार मिलेंगे। आप देख लीजिए, आंकड़े बिल्कुल स्पष्ट बताते हैं, अगर पिछले 40-50 वर्ष के आंकड़ों को एकत्रित किया जाए कि हिंदू महिलाएं कहीं अधिक शिक्षा की ओर उत्तरोत्तर आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि उनको ये सोचने समझने की शक्ति उनका कानून प्रदान करता है। और फिर मैंने कहा, हिंदू कोड बिल में वो तमाम प्रावधान है जो महिलाओं में आत्मविश्वास प्रतिरोपित करते हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि वो अन्य धर्मों से संबंध रखने वाली महिलाओं के बीच में इसका अभाव पाया गया है और आज की तारीख में भी है। अगर ये यूसीसी कानून लागू हो जाता है तो यकीनन जब उन्हें उसी प्रकार से अधिकार मिलेंगे जैसे कि हिंदू धर्म में महिलाओं को मिले हुए हैं, तो दूसरे कोई धर्म है उनमें वो जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जो सुरक्षा का भाव है, ये उनमें जब बढ़ेगा तो वो शिक्षा की ओर तेजी से अग्रसर होंगी, वो अपने अधिकारों की बात करेंगी, वो समानता की बात करेंगी। और लैंगिक समानता की बात जब आती है तो महिलाओं को सबसे पहले कानूनी रूप से जब सुरक्षा मिलती है तो परिवार में सुरक्षा स्वतः ही होती है, क्योंकि जब आपके पास कानून के दरवाजे खटखटाने की जगह नहीं है, जैसा कि 3 तलाक की जब बात थी, जब तक उनको ये कानूनी सुरक्षा प्राप्त नहीं थी, किसी भी कानून के दरवाजे को और न्यायालय के दरवाजे को खटखटा नहीं सकती थी, वो तब के आप अध्ययन कर लीजिए, आप आज का अध्ययन कर लीजिए, तो मुस्लिम महिलाओं में जो आत्मविश्वास की बढ़ोतरी हुई है, किसी भी संपूर्ण व्यक्तित्व के लिए और समाज में समान भागीदारिता निभाने के लिए आत्मविश्वास का होना बहुत जरूरी है। जी मैडम, अभी जैसा आपने कॉन्फिडेंस की बात की, तो महिलाएं जब पूरे आत्मविश्वास से काम करेंगी तो निश्चित रूप से देश की आर्थिक प्रगति पर भी इसका असर पड़ेगा। तो जो यूसीसी है उसका देश के आर्थिक ढांचे पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, आर्थिक ढांचे की जब बात आती है तो मैं फिर इसे कहूंगी, इसे बहुत सकारात्मक दृष्टि से देखना चाहिए। यद्यपि जो परंपरागत पितृसत्तात्मक व्यवस्था है उस पर ये गहरी चोट होगी, क्योंकि आज भी ये माना जाता है कि जो घर और जमीन है उस पर पुरुष का अधिकार है और वही परिवार का मुखिया है। लेकिन जैसे ही संपत्ति पर, विशेषकर भारत की लगभग आज भी 65% जनसंख्या गांव में निवास करती है, तो अगर कृषि भूमि पर महिलाओं को अधिकार मिलना शुरू होगा तो यकीनन इससे संपूर्ण आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था परिवर्तित होगी। उससे भारत की जो जीडीपी है उस पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा इन अ वेरी पॉजिटिव सेंस। जी देखिए, आज मैंने जिस तरह से कहा कि भारत आज भी कृषक समाज कहा जाता है और यहाँ पर लगभग 80% जो महिलाएं हैं, विशेषकर ग्रामीण अंचलों में, वो खेती और कृषि उपज, जो फसल की कटाई में सब में लगी हुई 80% से अधिक। लेकिन उस भूमि पे अधिकार की बात होती है तो वो 14% से भी अधिक नहीं है। तो जब उनके संपत्ति के अधिकार की बात होगी, विशेषकर देखिए हिंदू उत्तराधिकार नियम और यहाँ तो संपत्ति पे अधिकार की बात है और अब तो बिल्कुल स्पष्ट उसको और रद्द कर दिया गया है कि पैतृक संपत्ति पे भी अधिकार मिलेगा, चाहे वो कृषि भूमि है, चाहे वो शहरों में भूमि या मकान जो भी कुछ है। लेकिन अगर मुस्लिम महिलाओं को ये अधिकार मिलेगा तो इससे आर्थिक ढांचा बहुत सुदृढ़ होगा, क्योंकि जब आधी आबादी को उसका पूरा अधिकार मिलेगा तो यकीनन भारत की आर्थिक व्यवस्था बहुत अधिक सुदृढ़ होगी। जी डॉक्टर रितु, आपने आज हमारे श्रोताओं की भ्रांतियां दूर की हैं, आकाशवाणी के लिए इतना अपना अमूल्य समय दिया है, आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, अब हमें इजाजत दीजिए। इस कार्यक्रम के संयोजक थे डॉक्टर जितेंद्र द्विवेदी, संपादक राजेंद्र मीणा और प्रस्तुतकर्ता नीलेश कालखोर।